नमस्कार। स्वागत है आप सभी का हिंदी मीडियम चैनल में। ठीक है, यहाँ पर हम नेट और महाराष्ट्र सेट की जो हिंदी कहानी है, यूनिट 7 जो है हिंदी कहानी, तो उसकी सीरीज़ हमने यहाँ पर शुरू कर दी है। और इसके पहले हमने जो सिलेबस होता है, सिलेबस भी डिटेल में अपने यूट्यूब चैनल पर डाल दिया है। और चंद्रदेव से मेरी बातें और एक टोकरी भर मिट्टी है, जो 2 कहानियाँ हैं, उसके भी वीडियो हमने यूट्यूब चैनल पर डाली हुई है। इसके साथ साथ हमारे पीडीएफ पर भी आपको बहुत सारा यूजफुल कंटेंट भी मिल जाएगा, तो वहाँ पर भी एक बार जाके देख लीजिएगा। आज हम पढ़ने वाले हैं बहुत ही सिंपल स्टोरी, राही। ठीक है, राही के लेखक जो है सुभद्रा कुमारी चौहान है। उनका जन्म हुआ था 16 अगस्त 1904 में और उनकी मृत्यु हुई थी 15 फरवरी 1948 में। जो हमारी सुभद्रा कुमारी चौहान है, उनके जीवन परिचय के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। सुभद्रा कुमारी का जन्म नागपंचमी के दिन 16 अगस्त 1904 को इलाहाबाद के निकट निहालपुर में एक संपन्न परिवार में हुआ था। 1913 में जब वह 9 वर्ष की थी, तब उनकी पहली कविता प्रयाग से निकलने वाली मर्यादा पत्रिका में प्रकाशित हुई। उनकी पहली कविता प्रयाग से, यहाँ पर उसको इन्वर्टेड कोमा में डाल दीजिएगा, प्रयाग से निकलने वाली ये कौन सी पत्रिका में प्रकाशित हुई थी? मर्यादा। कौन सी पत्रिका में प्रकाशित हुई थी? मर्यादा पत्रिका में। ठीक है, यह कविता सुभद्रा कुमारी के नाम से छपी। यह कविता किसके नाम से छपी? सुभद्रा कुमारी के। कहते हैं सुभद्रा जी ने यह कविता नीम के पेड़ पर लिखी थी। सुभद्रा चंचल और कुशाग्र बुद्धि की थी। सुभद्रा कुमारी और महादेवी वर्मा दोनों बचपन की सहेलियाँ थी। महादेवी वर्मा जी जो है वो भी अपने पाठ्यक्रम में उनकी भी रचनाएं लगी हुई है। 9वीं कक्षा के बाद सुभद्रा कुमारी की पढ़ाई छूट गई थी। शिक्षा समाप्त करने के बाद 1919 में नवलपुर के सुप्रसिद्ध ठाकुर लक्ष्मण सिंह के साथ उनका विवाह हो गया था। वो कहाँ तक पढ़ी थी? सिर्फ 9वीं कक्षा तक पढ़ी थी। सुभद्रा कुमारी बचपन से ही बहादुर और विद्रोही प्रवृत्ति की थी। वो बचपन से कैसे थे? बहादुर और विद्रोही प्रवृत्ति की थी। गृहस्थी और नन्हे नन्हे बच्चों का जीवन संवारते हुए उन्होंने समाज और राजनीति की सेवा की। 1920-21 तक सुभद्रा कुमारी और लक्ष्मण सिंह अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी का सदस्य रहे। 1922 में जबलपुर का झंडा सत्याग्रह देश का पहला सत्याग्रह था। देश का पहला सत्याग्रह कौन था? झंडा सत्याग्रह। उसकी वो पार्टिसिपेंट थी, जिसमें सुभद्रा कुमारी जी पहली महिला सत्याग्रही थी। वो पार्टिसिपेंट ही नहीं थी, वो बल्कि पहली महिला सत्याग्रही थी। रोज रोज सभाएं हुआ करती थी जिसमें सुभद्रा भी बोलती थी। टाइम्स ऑफ इंडिया के संवाददाता ने अपनी एक रिपोर्ट में उनका उल्लेख लोकल सरोजनी कहकर लिखा था। लक्ष्मण सिंह जैसा जीवन साथी और माखनलाल चतुर्वेदी जैसा पथ प्रदर्शक पाकर वे स्वतंत्रता के राष्ट्रीय आंदोलन में बराबर सक्रिय रहे। सब माखनलाल चतुर्वेदी जी भी अपने पाठ्यक्रम में लगे हुए हैं, उनकी भी रचनाएं। कई बार वे जेल भी गई। जवालिया बाग नृशंस हत्याकांड से उनके मन पर गहरा आघात लगा। उन्होंने 3 अज्ञेय कविताएं लिखी। जालियांवाला बाग हत्याकांड, वो तो सुन के ही अपने रोंगटे खड़े उठते हैं। इस चीज़ का लेखिका के मन के ऊपर भी गहरा आघात लगा है। सुभद्रा कुमारी चौहान की जीवनी उनकी पुत्री सुधा चौहान ने मिला तेज से तेज नामक पुस्तिका में लिखी है। हंस पत्रिका इलाहाबाद में प्रकाशित किया गया है। उनकी जीवनी का नाम क्या है? मिला तेज से तेज। और किसने लिखा है? उनकी पुत्री सुधा चौहान ने लिखा है। उनकी रचनाएं कौन कौन सी? सुभद्रा कुमारी चौहान ने 88 रचनाएं और 46 यानी 46 कविताओं की रचना की है। उनका कहानी संग्रह देख रहे थे, बिखरे मोती 1932 में, उन्मादिनी 1934 में और सीधे साधे चित्र 1947 में। उनकी कविता संग्रह है मुकुल जो है 1930 में और त्रिधारा 1930, दोनों भी एक ही साल में प्रकाशित हुए थे। उनकी जीवनी जो है मिला तेज से तेज, ऊपर ही हमने देखा जो किसने लिखा है, उनकी पुत्री ने लिखा है, सुधा चौहान ने। और कौन से पत्रिका में प्रकाशित हुआ था? हंस पत्रिका में प्रकाशित हुआ था। राही कहानी के बारे में पढ़ते हैं। राही कहानी में सुभद्रा जी ने गरीबों के पीड़ा का वर्णन किया है, बराबर है। इस कहानी में उन्होंने भूख के लिए चोरी करने की मजबूरी पर प्रकाश डाला है। जो लोग रास्ते पर रहते हैं, वो जो गरीब होते हैं, वो उनको जिनको 2 वक्त की रोटी भी नसीब नहीं होती है, उनको
खाने के लिए चोरी करनी पड़ती है। तो इस चीज़ पर उनकी वो मजबूरी होती है कि वो उनको चोरी करनी पड़ती है खाने के लिए। इस चीज़ पर यहाँ पर लेखिका ने प्रकाश डाला हुआ है। इस कहानी में उन्होंने सत्याग्रह में शामिल सत्ता के लोलुप व्यक्तियों पर व्यंग किया है। उन्होंने सत्याग्रह में दिखावे के लिए जो शामिल होते हैं उन पर भी व्यंग किया है। उन्होंने इस कहानी में गरीबों के कष्ट निवारण को ही सच्ची देशभक्ति माना है। सुभद्रा जी के लिए मानवता ही सबसे बड़ा धर्म था। उनके लिए कौन सा सबसे बड़ा धर्म था? मानवता ही सबसे बड़ा धर्म था। कहानी के पात्र अगर हम देखते हैं तो यहाँ पर राही जो हमारे कहानी का नाम भी है और इसमें एक पात्र भी राही नाम का, वो और अनीता, ये दो पात्र हमारी कहानी में लगे हुए हैं। इनका डिप में अगर देखें तो राही जो होती है एक गरीब औरत होती है जिसे चोरी के जुर्म में कैद किया जाता है, और अनीता जो होती है एक अमीर घर की महिला होती है जो स्वतंत्रता संग्राम में क्रांतिकारी गतिविधियों के कारण जेल गई होती है। सुभद्रा कुमारी चौहान एक राष्ट्रीय चेतना की रचनाकार थी। इस कारण उन्होंने कई दफ़ा कारागृहों में समय बिताया है। इस कहानी में उन्होंने अपने उसी समय के अनुभवों को लिखा है। भीख मांगने वाले मांगरोरी जाति से संबंध रखने वाली राही की कहानी है। यहाँ पर ये चीज़ आपको हाईलाइट करके रखनी चाहिए कि राही कहानी में कौन सी जाति का उल्लेख हुआ है। तो कौन सी जाति का उल्लेख हुआ था? मांगरोरी जाति का। जो भीख मांगने वाली जाति होती है मांगरोरी जाति का उल्लेख हुआ है। भीख मांगकर अपना गुजारा करते हैं। जो भूख मिटाने के लिए चोरी के आरोप में हवालात जाती है। राही जो होती है भूख मिटाने के लिए चोरी करती है, अपने बच्चों की भूख के लिए चोरी करती है और उसी जुल्म में वो हवालात में जाती है। हवालात में राही अनीता नाम की सत्याग्रही के साथ बातें करती हुई अपनी व्यवस्था बताती है। अनीता उसकी बात सुनकर चिंतित हो जाती है। राही जैसी गरीब और भोली भाली जनता की सेवा करने और उनके दुख को दूर करने में ही सच्ची देशभक्ति है। जेल में ही वह सपने में मंगरोरी जाति के लोगों की सेवा करती है, जिससे गांव वालों को सुधार हो गया। दूसरे दिन पिता की बीमारी के कारण अनीता को जेल से रिहा कर दिया जाता है और उसका सपना साकार हो जाता है। आगे देख लेते हैं हम कहानी में कैसे उनका सपना साकार हो जाता है। राही कहानी की शुरुआत दो पात्रों राही और अनीता के संवाद से होती है। ये मैंने अपनी तरफ से एक पंक्ति डाली हुई है कि राही कहानी की शुरुआत में अगर ऐसा क्वेश्चन आता है कि शुरुआत कैसे होती है तो उन दोनों के संवाद से कहानी शुरू होती है। कहानी देख लेते हैं। तेरा नाम क्या है? राही। तुम्हें किस अपराध में सज़ा हुई है? चोरी की थी सरकार। चोरी? क्या चुराया था? नाच की गठरी, सॉरी यहाँ पर अ लिख दीजिए, अनाज की गठरी होगा, अनाज की गठरी। कितना अनाज था? होगा 5-6 सेर। और सज़ा कितने दिन की है? साल भर की। तो तूने चोरी क्यों की? मजदूरी करती तब भी दिन भर में 3-4 आने पैसे मिल जाते। हमें मजदूरी नहीं मिलती सरकार। हमारी जाति मंगरोरी है, हम केवल मांगते खाते हैं। यहाँ पर जो अनीता है उससे पूछती है कि तेरा नाम क्या है, तुम्हें किस जुल्म में अपराध हुआ है, अगर तुम चोरी नहीं करती और मजदूरी करती थी तो भी तुमको पैसे मिल जाते थे। तो राही जो है वो बोलती है कि हमें मजदूरी नहीं मिलती, हम मंगरोरी जाति के हैं तो जो केवल मांग के खाते हैं, और भीख न मिले तो फिर चोरी करते हैं। यहाँ पर भी ये अनीता का कथन है, भीख न मिले पर। और ये कौन बोल रही है? राही बोल रही है तो चोरी करते। उस दिन घर में खाने को नहीं था, बच्चे भूख से तड़प रहे थे। बाजार में बहुत देर तक मांगा, बोझा ढोने के लिए टोकरा लेकर भी बैठी रही, पर कुछ नहीं मिला। सामने किसी का बच्चा रो रहा था, उसे देखकर मुझे अपने बच्चों की याद आ गई। वहीं पर किसी की अनाज की गठरी रखी हुई थी, उसे लेकर अभी भाग ही रही थी कि पुलिस ने पकड़ लिया। फिर अनीता बोलती है, फिर तूने कहा नहीं कि बच्चे भूखे थे इसलिए चोरी की? संभव है इस बात से मजिस्ट्रेट कम सज़ा देता। तब राही बोलती है, हम गरीबों की कोई नहीं सुनता सरकार। बच्चे आए थे कचहरी में, मैंने सब कुछ कहा पर किसी ने नहीं सुना। अनीता बोली, अब तेरे बच्चे किसके पास है? उसका बाप है? तो राही बोलती है, उसका बाप मर गया सरकार, जेल में उसे मारा था और वही अस्पताल में ही मर गया। अब बच्चों का कोई नहीं है। राही के बच्चे जो है, राही के जेल आने के बाद उसके बच्चे अकेले हैं और उसका बाप भी जेल में ही मारा गया था, तो उसके बच्चे अब अकेले हैं। तो अनीता बोलती है, तो तेरे बच्चों का बाप भी जेल में ही मरा, वह क्यों जेल आया था?
तो राही बोलती है, उसे तो बिना कसूर के ही पकड़ लिया था। सरकार ताड़ी पीने को गया था, 2-4 दोस्तों उसके साथ थे। मेरे घर वालों का एक वक्त पुलिस के साथ झगड़ा हो गया था, उसी दिन का उसने बदला लिया। 109 में उसकी चालान करके साल भर की सज़ा दी, वही मर गया। राही का पति कैसे मरा था ये भी आपको यहाँ से अच्छे से याद रखना है। तो कैसे मरा था वो, ताड़ी पीने को गया था उसके दोस्तों के साथ, और उसके राही के घर वालों का पुलिस वालों के साथ झगड़ा हुआ था, तो पुलिस वाले ने उसका बदला लेने के लिए उसको 109 में उसका चालान करके वो उसको साल भर की सज़ा दे दी और वहीं पर वो मर गया। अनीता बोलती है, अच्छा जा अपना काम कर। अनीता सत्याग्रह करके जेल में आई थी। पहले उसे बी क्लास दिया गया था, फिर उसके घर वालों ने लिखा पढ़ी करके उसे ए क्लास में दिलवा दिया। अनीता के सामने एक प्रश्न था। वह सोच रही थी देश की दरिद्रता और इन निरीह गरीबों की चेष्टा को वह सोच रही थी देश की दरिद्रता और इन निरीह गरीबों के कष्टों को दूर करने का कोई उपाय नहीं है। हम सभी परमात्मा के संतान हैं, एक ही देश के निवासी, कम से कम हम सबको खाने पहनने का समान अधिकार तो है ही। फिर यह क्या बात है कि कुछ लोग तो बहुत आराम करते हैं और कुछ लोग पेट के अन्न के लिए चोरी करते हैं। उसके बाद विचारक के अदूरदर्शिता के कारण, यह सरकारी वकील के चातुर्यपूर्ण जिरह के कारण छोटे छोटे बच्चों की माताएं जेल भेज दी जाती है। उनके बच्चे भूखों मरने के लिए छोड़ दिए जाते हैं। एक और तो यह कैदी है जो जेल आकर सचमुच जेल जीवन को कष्ट उठाती है, और दूसरी ओर हम लोग जो अपनी देशभक्ति का ढिंढोरा पीटते हुए जेल आते हैं। यहाँ पर लेखिका ने जो सत्याग्रही होती है, जो सिर्फ दिखावा करते हैं, जिन दिखावे के लिए जेल जाते हैं, तो उनके ऊपर लेखिका ने यहाँ पर व्यंग किया है। आमतौर से दूसरे कैदियों के मुकाबले अच्छा बर्ताव किया जाता है, फिर हमें भी संतोष नहीं होता। हम जेल आकर ए और बी क्लास के लिए झगड़ते हैं। जेल आकर ही हमें कौन सा बड़ा त्याग कर देते हैं। जेल में हमें कौन सा कष्ट रहता है, सिवाय इसके कि हमारे माथे पर नेतृत्व का सील लग जाता है। हम बड़े अभिमान के साथ कहते हैं, हमारी 4थी जेल यात्रा है, हमारी 5वीं जेल यात्रा है। अपनी जेल यात्रा के किस्से बार बार सुनाकर आत्मगौरव अनुभव करते हैं। तात्पर्य यह है कि हम जितनी बार जेल जा चुके होते हैं, उतनी ही सीढ़ी हम देशभक्ति और त्याग से दूसरों के ऊपर उठ जाते हैं। इसके बल पर जेल से छूटने के बाद कांग्रेस को राजकीय सत्ता मिलते ही हम मिनिस्टर, स्थानीय संस्थाओं के मेंबर और क्या क्या हो जाते हैं। जो जेल पहले तो ऐसा था, जब तक हमारा देश स्वतंत्र नहीं था, तब जो देशभक्ति के लिए, देश को आज़ाद करने के लिए आंदोलन करते थे, तो इसलिए उनको जेल भेज दिया जाता था। तो इसलिए यहाँ पर लेखिका ने ऐसे शब्दों का प्रयोग किया हुआ है। स्थानीय संस्थाओं के मेंबर और क्या क्या हो जाते हैं। अनीता सोच रही थी, कल तक तो खद्दर भी नहीं पहनते थे, बात बात पर कांग्रेस का मजाक उड़ाते थे। कांग्रेस के हाथों में थोड़ी शक्ति आती ही वे कांग्रेस भक्त बन गए, खद्दर पहनने लगे, यहाँ तक कि जेल में भी दिखाई पड़ने लगे। वास्तव में यह देशभक्ति है या सत्ता भक्ति? अनीता की आत्मा बोल उठी, वास्तव में सच्ची देशभक्ति तो इन गरीबों के कष्ट निवारण में है। अनीता के अनुसार वास्तव में सच्ची देशभक्ति कौन सी है? जो गरीबों की मीन्स मंगरोरी जाति का जो यहाँ पर उल्लेख आया है, उनके कष्ट निवारण में ही सच्ची देशभक्ति है। ये कोई दूसरे नहीं है, हमारी ही माता की संतानें हैं। इन हजारों लाखों भूखे नंगे भाई बहनों की यदि हम कुछ भी सेवा कर सके तो सचमुच हमने अपने देश की सेवा की है। हमारा वास्तविक जीवन तो देहातों में ही है। किसानों की दुर्दशा से हम सभी थोड़े बहुत परिचित हैं, पर इन गरीबों के पास न घर है न द्वार। अशिक्षा और अज्ञानता का इतना पर्दा इनकी आंखें पर है कि होश संभालते ही माता पुत्री को और सास बहू को चोरी की शिक्षा दी जाती है। ये मंगरोरी जाति का विशेषता यहाँ पर बताइए कि अशिक्षित और अज्ञानता का पर्दा आंखों पर
इनकी आंखों पर होता है तो जो होश संभालने के बाद ही जो उनको चोरी करने की शिक्षा दी जाती है। और उनका यह विश्वास है कि चोरी करना और भीख मांगना ही उनका काम है। इससे अच्छा जीवन बिताने का वही कल्पना ही नहीं कर सकते। आज यहाँ डेरा डाले तो कल कहीं और चोरी की, बचे तो बचे, नहीं तो फिर 2 साल के लिए जेल। क्या मानव जीवन का यही लक्ष्य है भी अथवा नहीं? यदि नहीं है तो विचारदर्श और उच्च सतह पर टिके हुए हमारे जन नायकों और युग पुरुषों की हमें आवश्यकता है। इतिहास धर्म दर्शन ज्ञान विज्ञान का कोई अर्थ नहीं होता, पर जीवन का लक्ष्य है, अवश्य है। संसार की मृग मरीचिका में हम लक्ष्य को भूल जाते हैं। सतह के ऊपर तक पहुंच पाने वाली कुछ एक महान आत्माओं को छोड़कर सारा जन समुदाय संसार में अपने को खोया हुआ पाता है। यहाँ पर अगर देखें तो जो लेखिका ने कहा है, उस वक्त जो लेखिका ने कहा है जब ये कहानी लिखी गई थी, तब हम अगर देखें तो देश का जो हालात थे वो कुछ और थे। लेकिन आज अगर हम देखते हैं तो जो मंगरोरी जाति है उनको अभी काम भी मिलने लगा है, उनको नौकरियां भी मिलने लगी है। तो ये कहानी उस वक्त लिखी गई है, ठीक है। कर्तव्य का उसे ध्यान नहीं, सत्य की समझ नहीं, अन्यथा मानवीयता से बढ़कर कौन सा मानव धर्म है। ये कहानी, ये जो कथा या सेंटेंस यहाँ पर लेखिका ने कहा है, ये बिल्कुल सही है, इसको ध्यान में रखिएगा। पतित मानवता को जीवन दान देने की अपेक्षा भी कोई महत्तर पुण्य है। राही जैसी कोई भोली भाली किंतु गुमराह आत्माओं के कल्याण की साधना होनी चाहिए। सत्याग्रही की यही प्रथम प्रतिज्ञा क्यों न हो। सत्याग्रही की पहली प्रतिज्ञा कौन सी होनी चाहिए कि जो राही जैसे या मंगरोरी जाति के जो भोले भाले लोग होते हैं उनको गुमराह नहीं करना चाहिए, उनको शिक्षा देनी चाहिए। देशभक्ति का यही मापदंड क्यों न बने। अनीता दिन भर इन्हीं विचारों में डूबी रही। शाम को वह इसी प्रकार कुछ सोचते सोचते सो गई। रात में उसने सपना देखा कि जेल से छूटकर वह इन्हीं मंगरोरी लोगों के गांव में पहुंच गई। वहां से उसने एक छोटा सा आश्रम खोल दिया। उसी आश्रम में एक तरफ छोटे छोटे बच्चे पढ़ते हैं और स्त्रियां सूत काटती है, दूसरी तरफ मर्द कपड़ा बुनते हैं और रुई धुनते हैं। शाम को रोज उन्हें धार्मिक पुस्तक पढ़कर सुनाई जाती है और देश में क्या हो रहा है यह सब सरल भाषा में समझाया जाता है। वही भीख मांगने और चोरी करने वाले लोग अब आदर्श ग्रामवासी हो रहे हैं। ये अनीता का जो है सपना है कि उसने उन मंगरोरी जाति के लोगों के लिए एक आश्रम खोल दिया, उनके बच्चे आश्रम में पढ़ रहे, उनके औरतों को मर्दों को उसने काम दे दिया, काम पर रख लिया और उनको धार्मिक पुस्तकें भी पढ़कर सुनाई। और अब उसको लगता है कि यही लोग जो है ग्रामवासी जो है वो आदर्शवादी बन गए हैं। रहने के लिए उन्होंने छोटे छोटे अपना घर बना लिया है। राही के अनाथ बच्चों को अनीता अपने साथ रखने लगी है। अनीता यही सुख स्वप्न देख रही थी। सुबह 7 बजे तक उसकी नींद नहीं खुली। अचानक एक स्त्री जेलर ने उसे आकर जगा दिया और बोली, आपके पिता बीमार है, आप बिना शर्त छोड़ी जा रही है। अनीता का यह सपना देखते देखते ये अनीता सपना देख रही थी कि तभी सुबह के 7 बजे एक जेलर आती है और उसको बोलती है कि आपके पिताजी बीमार है तो आपको बिना किसी शर्त के जेल से रिहा कर दिया जाता है, छोड़ा जाता है। अनीता अपने स्वप्न को सच्चाई में परिवर्तित करने की मधुर कल्पना ले घर चली गई। उसको तो बस ये मौका चाहिए था ना कि वो कब अपने स्वप्न को सच में परिवर्तित कर दे, तो उसको वो मौका वहाँ पर मिल गया था। इस कहानी के माध्यम से सुभद्रा कुमारी चौहान यह संदेश देती है कि गरीबों के कल्याण के बिना सत्याग्रहियों का देशभक्ति सत्याभक्ति ही कहलाएगी। ये कहानी, ये जो सेंटेंस है ये भी इम्पोर्टेंट है। इस कहानी के माध्यम से आपको क्वेश्चन भी आ सकता है एग्जाम में, ये आपको ध्यान में रखना है कि राही कहानी के माध्यम से सुभद्रा कुमारी चौहान ने कौन सा संदेश दिया हुआ है। ठीक है, तो कौन सा संदेश दिया है कि गरीबों के कल्याण के बिना सत्याग्रहियों का देशभक्ति सिर्फ देशभक्ति नहीं तो सत्याभक्ति ही कहलाएगी। वास्तव में सच्ची देशभक्ति तो गरीबों के कष्ट निवारण में है, गुमराह लोगों को सही रास्ते पर लाने का प्रयास है,
मानवीयता ही हमारा सबसे बड़ा धर्म है। हमारा सबसे बड़ा धर्म कौन सा है? तो मानवीयता, जो कि सही भी है। मानवता हमारा सबसे बड़ा धर्म होना ही चाहिए। आजकल अगर देखा जाए तो हमें जो सच में जो परेशानी में है, सच में मुश्किल में जो लगे, उनकी हमें मदद करनी चाहिए। तो यही मानवता होती है ना। तो मानव ही मानव को नहीं समझेगा तो कौन समझेगा? ये आपको इसको मार्क कर लीजिए। इस कहानी के माध्यम से सुभद्रा कुमारी चौहान ने यह संदेश दिया है कि गरीबों के कल्याण के बिना सत्याग्रहियों का देशभक्ति सत्ता भक्ति ही कहलाएगी। वास्तव में सच्ची देशभक्ति तो गरीबों के कष्ट निवारण में है, गुमराह लोगों को सही रास्ते पर लाने के प्रयास में है। मानवता ही हमारा सबसे बड़ा धर्म है। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगती हो, अगर आपको हमारा जो कंटेंट है हमारा पसंद आता है, तो इसके लिए इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। इसका अगर आपको PDF चाहिए तो हमारे टेलीग्राम चैनल पर विजिट ज़रूर कीजिएगा। टेलीग्राम चैनल की लिंक हम इसी वीडियो के नीचे आपको दे देंगे। अगर आपको सच में लगता है कि हमारी कहानी आपके लिए यूज़फुल है, तो आपके जो भी दोस्त जो है हिंदी का जो प्रैक्टिस कर रहे हैं, उनके साथ ये वीडियो शेयर कीजिएगा। मिलते हैं अगली कहानी में, तब तक के लिए बाय बाय, सी यू।